बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की खबरें सर्कुलेट कर रही हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और वो खबरें ये हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 14 मई को पंजाब के अंदर इलेक्शंस ना हुए तो एमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है। हुकूमत जो है वो अदलिया को कह चुकी है कि हम इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। इस किस्म की खबरें खैर सोशल मीडिया के ऊपर आती रहती हैं, और मैं वैसे हैरान था। पहले एक तो खबर ये आई और मैं कुछ दिन पहले ये खबर सुन के शॉक हो गया जब मैंने ये खबर सुनी, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि एक इदारे के जो सरबराह हैं, एक इदारे के सिपा सलार और पाकिस्तान के बहुत ही, आप समझ लें कि वेल रिप्यूटेड, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक आसिम मुनीर साहब जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनके वाले से भी इस किस्म की खबरें आई सोशल मीडिया के ऊपर कि जी उनको हटा के फैज़ हमीद को लाया जाएगा, और अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं और पंजाब के अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद जी इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब को हटा के फैज़ हमीद साहब को ले आएंगे। अब ये खबर में तो खैर कोई सदाकत नहीं थी, लेकिन ये जो एक खबर मैंने सुनी और सोशल मीडिया के ऊपर वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी, और सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की जो है वो ट्रॉलिंग्स होती रहती हैं। कभी कोई इस किस्म की खबरें फैलाता है वो फेक न्यूज़ के तौर पर कि जिसका दिल किया उसने इस किस्म की पोस्ट कर दी, और वो पोस्ट फिर वायरल हो जाए, वो फिर ग्रुप्स के अंदर शेयर हो, लोग आगे जाकर उसको शेयर करें। तो अगर हम अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करें और अगर अपनी अक्ल का अमली मुजाहरा करते हुए, खुद अपनी अक्ल को मद्देनज़र रखते हुए, उसको मरूज़ खातर लाते हुए थोड़ी सी तहकीक कर लें, तो शायद हम लोगों को इस किस्म की फ़ेक न्यूज़ जो है वो ना सुनने को मिले, और हम इस किस्म की जो गलत खबरें हैं जो हकाइक से बिल्कुल बरक्स हैं, हम उसके ऊपर कान भी ना धरें। लेकिन हुआ क्या कि जी सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर आई और बहुत ज़्यादा ये वाइब्रेट हो रही थी, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रॉलिंग्स भी हो रही थी। ट्विटर जो है उसके ऊपर ट्वीट्स भी हो रही थी, ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी लोगों ने शेयर की हुई थी। तो वो खबर ये थी कि जी अगर इलेक्शंस नहीं होते तो फिर तो इस मुल्क में मार्शल लॉ पक्का है, फिर तो इस मुल्क में इमरजेंसी पक्की है, क्योंकि हुकूमत कह चुकी है कि हमने इलेक्शंस नहीं करवाने, और अदलिया को ये पैगाम मिल चुका है कि जी हुकूमत इस मामले को पार्लियामेंट में लेके जाएगी, और फिर अदलिया के कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दें, और उसकी तफसीलात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर में, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के चैम्बर में उसकी तफसीलात रखी जाएं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जायज़ा ले। तो अगर उसके बावजूद भी इलेक्शंस नहीं होते तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए वज़ीर आज़म के ऊपर, और तौहीन अदालत लगने के बाद हालात इतने ख़राब हो जाएं कि हुकूमत जो है वो अदलिया के खिलाफ एक जो है वो बयानिया बना दे, और वो बयानिया ये हो कि जी अब हमने इलेक्शंस नहीं करवाने, और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, जुल्म हुआ, ज़्यादतियाँ हुई, साजिश हुई, तो हम जी लिहाजा इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, और एक नया वज़ीर आज़म भी आ जाए और शहबाज शरीफ साहब 5 साल के लिए डिसमिस हो जाएं, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। तो ये खबरें अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन सर एक चीज़ जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये है कि अदलिया अगर इस किस्म का कोई फैसला देती है और वज़ीर आज़म को डिसक्वालीफाई किया जाता है, वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया जाता है, तो अदलिया को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या इलेक्शंस करवाना अदलिया का काम है, क्या इलेक्शंस का इनकाद मुमकिन बनाना अदलिया का काम है, क्या इलेक्शंस के हवाले से फैसला जारी करना अदलिया का काम है। कतन ये काम अदलिया के नहीं है। ये जो मैंने तमाम चीज़ें आपसे अदलिया से पहले जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसमें हकीकत सच्चाई हो सकती है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा या इमरजेंसी लग जाएगी। परवेज़ मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया था, जब नवाज शरीफ साहब की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा, और वो एक ऐसा स्याह फैसला था जिसको अदलिया ने बाद में ना सिर्फ डिसमिस किया बल्कि उसके खिलाफ, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो फैसला आया था खुसूसी अदालत का, उसमें भी परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ लगाने के फैसले का हवाला दिया गया और बताया गया
कि परवेज़ मुशर्रफ ने किस तरह गैर आइनी तरीके से इक़्तिदार पर कब्जा किया, वो इक़्तिदार पर काबिज हुए, उन्होंने आइन को अपने पांव तले रौंदा, उन्होंने जजेस के साथ जुल्म किया, उन्होंने अदलिया की तारीख को दागदार करने की कोशिश की, उन्होंने पाकिस्तान में सिविलियंस को, हमारे सीनियर सियासतदानों को कैसे दीवार से लगाया, अकबर बुगटी को कैसे कत्ल करवाया, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल में उनके ऊपर क्या इल्ज़ामात थे, अकबर बुगटी साहब को जिस तरह से वो सारा कुछ आपके सामने है, जिस तरह से अकबर बुगटी कौम परस्त, एक बलोच परस्त बड़े मुतहरिक रहनुमा थे और बलोचिस्तान की एक आवाज़ समझे जाते थे, एक हकीकी आवाज़ समझे जाते थे। तो उनके साथ जो जुल्म हुआ उसके ऊपर भी परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। तो सर जब तक हमारे मुल्क में इस किस्म की साजिशें होती रहेंगी, इस किस्म के फैसले होते रहेंगे कि जी इक़्तिदार पर काबिज़ किया जाता है डिक्टेटरों को, और डिक्टेटर क्या करते हैं कि मुल्क में आइन को पांव तले रौंदते हैं, जमहूरियत को पांव तले रौंदते हैं, तो उसका नुकसान हम उठा चुके हैं, उसका खमियाजा हम भुगत चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले में कह चुका है, खुद सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा अपने फैसले में कह चुकी है कि अब इस मुल्क में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा और ये मुल्क मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो सर जितने मर्जी हालात ख़राब हो जाएं, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, हालात जो है वो वज़ीर आज़म जो हैं वो उनके हाथ से निकल जाएं, हुकूमत के हाथ से निकल जाएं, वज़रा बेबस हो जाएं, हुकूमत बेबस हो जाए, लेकिन मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाना कोई हल नहीं है, मैं नहीं समझता। और मार्शल लॉ लगा कर आप कहेंगे जी मार्शल लॉ लगा दिया जाए और हुकूमत जो है इलेक्शंस नहीं करवाएगी, तो तसादुम ज़रूर हो सकता है, क्लैश ज़रूर हो सकता है। इस टाइम पार्लियामेंट और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने है। अदलिया ने कानून साजी नहीं करनी, पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है, कवानीन पार्लियामेंट ने बनाने हैं, उन कवानीन को पास पार्लियामेंट ने करना है, उन कवानीन को बिल की शक्ल पार्लियामेंट ने देनी है। अदलिया ने अपने इख्तियारात को अपनी हदूद में रहकर इस्तेमाल करना है। अदलिया किसी इदारे के इख्तियारात को अपनी हदूद से बाहर निकल कर इस्तेमाल नहीं कर सकती। अदलिया एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदलिया प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात को चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि अदलिया का काम है कि वो अपनी हदूद में रहकर काम करे। अदलिया जो केसेस हैं, जो करोड़ों केसेस हैं, जो लाखों केसेस हैं, जो इस टाइम अदालत उज़्मा में है, लॉयर कोर्ट्स में है, उस पर ध्यान दें। अदलिया का काम इलेक्शंस करवाना नहीं है। ठीक है, एक 3 रुकनी बेंच का फैसला आया और वो 3 रुकनी बेंच का फैसला कोई कबूल करे ना करे, वो एक आप समझ लें कि एक अपनी स्वाबदीद है हर बंदे की, कि किसी का दिल करता है, किसी का दिल करता नहीं करता। लेकिन उस 3 रुकनी बेंच के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, मुझ समेत पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बावजूद फुल कोर्ट नहीं बना। और उमर अता बंदियाल साहब जो आज भड़के मार रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और बड़ी इज्जत के साथ बात कर रहा हूँ, वो उस टाइम फरमा रहे थे कि जी फुल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जब उन्होंने अपना 8 रुकनी बेंच बनाकर, और वही 8 रुकनी बेंच जिसके अंदर उनके लाइक माइंडेड जजेस हैं, वही 8 रुकनी बेंच बनाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस पर अमल दरामद रोक दिया, तो सर फिर फुल कोर्ट बनाने में क्या दिक्कत थी? फुल कोर्ट तो बनाना चाहिए था ना। जब आपको पता है कि आपकी अक्सरियत है, आपकी मेजॉरिटी है, तो आप फुल कोर्ट बना देते, लेकिन नहीं बनाया। अब जी बंदियाल साहब जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़े होने जा रहे हैं, और प्रॉब्लम्स ये खड़े होने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अदलिया के ख़िलाफ़ जो पार्लियामेंट है वो बहुत अहम कानून साजी कर सकती है। और पार्लियामेंट इस हवाले से क्या फ़ैसले करती है, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहादी जमातें जो हैं उसमें एक सोच ये पाई जाती है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल अगर वो पार्लियामेंट के इख्तियारात में इसी तरह मुदाखलत करते रहे, अगर वो इसी तरह पार्लियामेंट के कवानीन को उठाकर अदलिया में चैलेंज करते रहे, और इसी तरह वो उसके खिलाफ फैसले देते रहे, और इसी तरह एक लाइक माइंडेड सोच चलती रही, तो फिर पार्लियामेंट अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। और आने वाले दिन मेरी एक सहाफ़ी दोस्त से बात हो रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, अदलिया के अंदर हो सकता है। और अदलिया के हवाले से पहले वो जो सॉफ्ट कॉर्नर था, अब वो बहुत सख्त तरीके में तब्दील हो गया, और लोगों के ज़हनों में वो बात आ चुकी है कि अगर अदलिया इसी तरह किसी की मोहब्बत में फ़ैसले देती रही, और किसी की मोहब्बत में इसी तरह फ़ैसले जागते रहे, और इमरान खान साहब के हक़ में इसी तरह फ़ैसले आते रहे, तो सर फिर बहुत मुश्किल होगा। और अनफॉर्चुनेटली अदलिया का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा इन हालात के अंदर,
कि अदलिया कौम को शायद बहुत मुश्किल से मुतमिन कर सके, क्योंकि आने वाले दिन बंदियाल साहब के ऊपर और उनके लाइक माइंडेड जजेस के ऊपर बहुत भारी साबित होंगे। आप सबको याद है कि मैं उस टाइम भी ये बात करता होता था कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसले देंगे तो उन फैसलों को तस्लीम किया जाएगा, उन फैसलों को कबूल किया जाएगा, उन फैसलों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन अगर वो फैसले किसी की मोहब्बत में आएंगे और अगर वो फैसले किसी की मोहब्बत में जागते रहेंगे और अगर वो फैसले किसी की ज़ुबान बोलेंगे तो सर इसका मतलब ये है कि फिर हालात ख़राब होंगे। उमर अता बंदियाल साहब क्या करते हैं, वो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पार्लियामेंट ने बनाया उसको उन्होंने बिल बनने से पहले ही अदालत में उसको चैलेंज कर दिया और कहा कि जी इसके ऊपर हम अमल दरामद रोक रहे हैं, ता हुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया गया। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है इससे अगर आप हटकर अगर थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा हटकर इसे एनालिसिस करूं तो मुझे ये समझ आती है कि शायद उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो इस बात के अंदर या इस खुशफहमी के अंदर मुब्तला हैं कि शायद उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी या उनको जो है वो फायज ईसा साहब का रास्ता रोकने में उनको कामयाबी मिल जाएगी। क्योंकि सर असल रोला जो है ना वो ये है कि इमरान खान और उनके हवारी ये समझ चुके हैं कि जिस तरह आर्मी चीफ जनरल फैज़ हमीद साहब नहीं बन सके, इसी तरह जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जाएंगे तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी ठुस जमा ठुस हो जाएगी। और इमरान खान साहब के हाथ पहले कुछ नहीं आया, पहले उनके पल्ले कुछ नहीं है, तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को वो जो सपोर्ट मिलती थी बाजवा और फैज़ की वो उन दोनों के रिटायर होने के बाद ख़त्म हो गई है। और अब इमरान खान साहब को पता है कि वो अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो इदारों की हमायत के बगैर लड़ेंगे। 2018 में तो उन्होंने बाजवा, फैज़ हमीद को, उसके बाद वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, क्या नाम था उनका, सरदार रजा, इन सबको मिलाकर, उसके बाद वो जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म थे नासिरुल मुल्क साहब जो साबिक चीफ जस्टिस भी रहे, इन सबको मिलाकर इमरान खान साहब ने जिस तरह से अपने एम्पायर्स मिलाकर गेम खेली, जिस तरह से उन्होंने मैदान में अपने मुखालफिन को नॉकआउट करने की बजाय धांधली करके वो इक़्तिदार पर काबिज हुए, तो अब उनको पता है कि अब उनके पल्ले कुछ नहीं है और उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। और इसलिए वो परेशान है, हैरानो परेशान हो चुके हैं कि अगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ही चले गए तो अगले जो चीफ जस्टिस आ रहे हैं वो फायज ईसा साहब आ रहे हैं सितंबर में, तो इमरान खान साहब का मकू ठपा जाएगा और वो फारग हो जाएंगे। तो इसी तरह कुछ लाइक माइंडेड जो लोग हैं, और फिर मैं वो बात करूंगा तो बड़ी बुरी लगेगी कुछ लोगों को, तो सर लाइक माइंडेड लोगों को पता है कि फायज ईसा साहब आए तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने हैं, जमहूरियत की सरबुलंदी, आइन की बालादस्ती और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की बात होगी। उन सबको पता है कि अगर फायज ईसा साहब आ गए तो बेंच फिक्सिंग नहीं होगी। इन सबको पता है कि अगर फायज ईसा साहब आ गए तो हुक्मरान जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक जमहूरियत को जो है वो मज़ीद मजबूत करेंगे। जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ जो दी गई हैं मज़ीद कुर्बानियाँ दी जाएंगी, और जमहूरियत अगर मजबूत होगी तो अदलिया मजबूत होगी। तो ऐसे वक्त में जब पार्लियामेंट और अदलिया मजबूत होगी तो बहुत से लोगों को ये चीज़ खटकेगी, बहुत से लोगों को ये चीज़ तंग करेगी। और जिस तरह आइन की 50वीं सालगिरह के मौका पर जस्टिस फायज ईसा साहब पार्लियामेंट में गए तो बहुत से लोगों को ये चीज़ें खटकी और बहुत से लोगों को चीज़ों ने तंग किया। तो अब जो है ना इमरान खान साहब जी बंद गली में दाखिल हो चुके हैं और उनके पास सवाए आइन और कानून के रास्ते पर चलने के सिवा उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उनके पास एक हल ये था कि अगर वो अपनी ज़ुबान को लगाम देते, पाकिस्तान में इदारों के साथ बैठते, उनके साथ डायलॉग्स करते, उनके साथ मुज़ाकरात करते, अपने तमाम जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखते तो शायद हालात डिफरेंट होते। लेकिन इमरान खान साहब के वाले से फिर मैं वो बात बता दूं कि हमारे एक दोस्त हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की जो ख़बरें हैं ना उन तक बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं कि जब GHQ में इजलास हो रहा होता है, कोर कमांडर इजलास हो रहा होता है, और जब जर्नैल जो हैं वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जिस तरह बाजवा और फैज़ हमीद कर रहे थे, और जिस तरह वो पॉलिटिकल सरगर्मियों का हिस्सा बने, और जिस तरह से उन्होंने इक़्तिदार पर काबिज़ होकर, पाकिस्तान में इक़्तिदार पर काबिज़ होकर जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें की, तो उनके पास एक ख़बर आई और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए अब इमरान खान साहब नाकाबिले कबूल हैं। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान साहब ट्रस्टी नहीं है,
और उनको इक़्तिदार पर लाना ये पाकिस्तान पर बोझ डालने के लिए, आप समझ लें कि बोझ डालने के मुतरादिफ होगा कि उनको अगर इस मुल्क पर मुसल्लत किया जाता है और वो भी गैर आइनी तरीके से, आइनी तरीके से नहीं, गैर आइनी तरीके से, तो इससे नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत का होगा, पाकिस्तान के इदारों का होगा, इदारे कमज़ोर होंगे, पार्लियामेंट कमज़ोर होगी, पाकिस्तान के लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि जो 3.5 साल वो गवर्नमेंट करके गए उसमें 0 उनकी कारकर्दगी थी। और बहुत से लोगों को पता चल गया है कि जो बाजवा और फैज़ हमीद ने इमरान खान साहब को इस मुल्क पर मुसल्लत किया, अब की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि ये बहुत बड़ी गलती थी, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था और इसका खमियाजा अब हम आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में भुगतते रहेंगे। इसका नुकसान हमें होगा, बराह रास्त हम लोगों के किरदार को होगा और हम लोगों के इदारों को होगा, और हम लोगों का जो इदारा है वो इससे कंट्रोवर्सी की जद में आएगा, इससे मजीद जो है वो कीचड़ उछलेगा, गंद उछलेगा और हाथ किसी के कुछ भी नहीं आएगा। तो सर इमरान खान साहब इदारों को नाकाबिले कबूल है। और फिर मैं कौम को ये बात बता दूं कि वो इक़्तिदार में आते दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि अब कोई नया तजर्बा कर लिया जाए वो बेहतर है। लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो, उनका तजर्बा तो फेल हो चुका है। और जो बाजवा डॉक्ट्राइन ने, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को इस्तेमाल करते हुए 2018 में इमरान खान को बतौर हुक्मरान इस मुल्क पर मुसल्लत किया, उसके नताइज हम अब तक भुगत रहे हैं और शायद क़यामत तक भुगतेंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।